तो आपके लोकसभा और विधानसभा के लोग छोटे लाभ के लिए तो निश्चित तौर पर किसी को भी रॉबिनहुड की संज्ञा दे सकते हैं। बात और आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि ये इनमें से कोई मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं दर्ज हुआ। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है और वो ग्राउंड धरातल पर भी हम लोग गए थे, वहाँ से भी हमने आपको लोगों को विचारों को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया था। बहुत सारे जनाजे में आपने देखा होगा कि भीड़ किस कदर उमड़ी हुई थी, इतना शासन प्रशासन के रोकने के बाद भी कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी तो है। अब हकीकत क्या है वो तो आपने देखा ही। और इनके कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम के भी बारे में हम लोग बात करेंगे, चूँकि लगभग 63 केस इनके ऊपर दर्ज हैं। तो इसी सब जानकारी के लिए हमारे साथ अधिवक्ता हैं जो कि बनारस के प्रसिद्ध अधिवक्ता के रूप में शशांक शेखर त्रिपाठी सर जाने जाते हैं। तो इसी घटनाक्रम पे हम लोग जो है इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद सर आपको। थोड़ा सा हम चाहेंगे सर अपने से भी आप थोड़ा परिचय आप अपना बता दें। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं अधिवक्ता हूँ। आप मुझे राष्ट्रवादी विचारधारा को पुष्ट करने वाला अधिवक्ता कह सकते हैं। और भारत माता की जय मेरा मूल वाक्य और सिद्धांत है और भारत माता के जो भी उनके लिए अच्छा है मैं उसके पक्ष में रहता हूँ और जो भी उस प्रक्रिया के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ होता हूँ। हम लोग मुख्तार अंसारी की ही हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ के लोग उनको मसीहा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता हम आपसे जानना चाहते हैं कि कानूनी तौर पर, चूंकि आप कानून के सलाहकार हैं, लगभग उनके ऊपर 63 केस भी दर्ज हैं, तो आखिरकार ये कौन से केस हैं और फिर वहाँ के लोग उनको मसीहा फिर क्यों कहते हैं? देखिए, मसीहा मतलब आप यह समझ लीजिए कि अगर वो इस्लामिक पंथ को मानने वाले थे तो कई इस्लामिक पंथ के मानने वालों का बयान मैंने भी देखा। तो वो लोग उसमें बहुत कुछ हिंदू भी थे, उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम सबका मतलब ध्यान रखते रहे जी। तो देखिए उनके बारे में, जैसे मुख्तार अंसारी के बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना होगा। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं खड़ी की गई उसको कांग्रेस के लोगों के द्वारा, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो बेसिकली कांग्रेस ने ही भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से खड़ा करने का जो षड्यंत्र किया, वह उस व्यवस्थाओं की देन इस तरह के लोग थे। जैसे जब मैं बात करता हूँ इस तरह के लोग, तो सीवान में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं खड़ी हुई शहाबुद्दीन के नेतृत्व में, या अतीक अंसारी के नेतृत्व में जो एक प्रयागराज के एक बड़े क्षेत्र में एक व्यवस्थाएं खड़ी की गई राजनीतिक, और मुख्तार अंसारी के और उनकी टीम के लोगों के द्वारा एक बड़ी राजनीतिक व्यवस्थाएं एक खड़ी हुई। कल मैं उनके भाई जो सांसद हैं वहाँ से उनका बयान सुन रहा था, उनका नाम अफजाल अंसारी है। वो बता रहे थे कि मेरे दादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो बिल्कुल मैं भी यही कहता हूं कि ये जो राजनीतिक विरासत तैयार कराई गई भारत को खंड खंड करने के लिए, इसमें कांग्रेस की ही देन है। ये इस तरह के लोग, जो लोग देश से अपने को ऊपर समझने लगे, जो लोग राष्ट्र से अपने को ऊपर समझने लगे, जो लोग समाज से अपने को ऊपर समझने लगे, उन लोगों को खड़ा करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। जिस प्रकार से कांग्रेस ने गांधी जी के नाम को या गांधी जी की व्यवस्थाओं को अपने टाइटल के रूप में चोरी करके एक गांधी नाम से एक बड़ा फ्रॉड इस देश में क्रिएट किया, उसी प्रकार से अंसारी नाम से भी एक बड़ी व्यवस्था खड़ी करके हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे और एकता की संरचना जो इन लोगों ने फर्जी तरीके से क्रिएट की, वह यही थी। जिस प्रकार से 1927 में 26 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो उसमें केलकर जी सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे और उनको ही कांग्रेस के अधिसंघ के लोगों का मन था कि केलकर जी ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। लेकिन जानबूझ करके महात्मा गांधी जी ने, सो कॉल्ड राष्ट्रपिता ने, इस देश को हिंदू मुस्लिम एकता के चक्रव्यूह में डालने का एक षड्यंत्र रचा और इनके दादाजी को जो है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और वहीं से इस बड़ी राजनीतिक विरासत की नींव पड़ी, जिसकी समाप्ति
तो मेरा जो यह कहना है कि राजनीतिक रूप से यदि आप बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर अपने सिस्टम को एक राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करते हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो जाए, जिससे कि लोगों की सुरक्षा को खतरा हो जाए, आप राजनीतिक विरोधी पनपने नहीं देना चाहते हैं। आप समाज में चाहते हैं जिस भी चीज पर आप हाथ रख दे वह आपकी हो जाए, चाहे वह कोई भी मूल्यवान चीज समाज की हो, और उसको लूट करके यदि कुछ लोगों की आप अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में यदि मदद करते हैं तो आपके लोकसभा और विधानसभा के लोग छोटे लाभ के लिए तो निश्चित तौर पर किसी को भी रॉबिन हुड की संज्ञा दे सकते हैं और भी संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति मसीहा मतलब ईश्वर का दूत या अल्लाह का दूत नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति काम करता है समाज में तो अच्छा या बुरा काम कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने अच्छा काम किया हो, क्योंकि कई बार विधायक सांसद रहे, लेकिन यह किसी भी प्रकार से कहना कि वह मसीहा थे, तो इस्लाम में तो मसीहा का कॉन्सेप्ट नहीं है। या लोग बता दें कि परम पूज्य पैगंबर साहब के प्रतिनिधि के रूप में मुख्तार अंसारी थे और मुख्तार अंसारी का जो यह कृत्य था उनके प्रतिनिधि के तौर पर था। मैं जिस इस्लाम को जानता हूं उस इस्लाम के प्रतिनिधि के तौर पर वह नहीं हो सकते। एक व्यक्ति के रूप में, एक अपने क्षेत्र की जनता के रूप में निश्चित तौर पर उनका काम कुछ अच्छा जरूर रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जाता। ऐसा कहा जाता है कि उनके घर के, उनके परिवार के लगभग 12 लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। बाद में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी हुए, उनके नाना ब्रिगेडियर भी रहे सेना में। तो ये सब मैंने आपसे कहा ना कि यह पूरा एक कुचक्र रचा गया देश को खंड खंड करने के लिए। तो जब महात्मा गांधी ने उस सिस्टम को खड़ा किया 1927-26-27 में, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर फिर एक षड्यंत्र रच करके इस देश को यह समझाया गया कि इस परिवार का यह योगदान है। ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इतिहास लिखने का काम कांग्रेस के हाथ में था और इतिहास को परिष्कृत करने, परिवर्तित करने और उसको षड्यंत्र कूट रचना करने का काम भी कांग्रेस के हाथ में था। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से जिसको चाहा महिमा मंडन किया और उसी को लोगों को इतिहास में शामिल करके पढ़ा करके बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा बाबर, बाबर का बेटा कौन, ये सारी चीजें जो पढ़ाई गई भारत के लोगों को, भारत के लोगों के अंदर हीन भावना पैदा करने के लिए बताई गई और समझाई गई। उसी प्रकार से ब्रिगेडियर उस्मान की भी मैं बात करता हूं, उसी प्रकार से मैं हामिद अंसारी जी की भी बात करता हूं। और हामिद अंसारी जी के बारे में तो राष्ट्रीय रूप से ये बातें सामने आ गई हैं कि उनका जो व्यवहार था, उनका जो पूरा का पूरा जो एटीट्यूड था वह भारतीय व्यवस्थाओं और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ था। और ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार मूल रूप से इस देश का बंटवारा करना चाहती थी। एक बंटवारा उसने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में किया, उसके बाद फिर उसी प्रकार के बंटवारे के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कराई गई जिसकी यह परिणति रही। जैसे कि अभी फिलहाल में आप क्या मानते हैं? वहाँ के लोग तो मसीहा मानते हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं मुख्तार अंसारी को? एक व्यक्ति के रूप में निश्चित तौर पर मुख्तार ने कुछ लोगों की मदद की होगी, जिस नाते मुख्तार को वहाँ के कुछ लोग मसीहा के रूप में देख रहे हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में ऐसा करना ठीक भी है और उन्होंने किया होगा। परंतु जितने मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर मरने के समय थे, उन सारे मुकदमों में गवाही नहीं हो पा रही थी, ट्रायल उसके नहीं हो पा रहे थे, गवाह भाग जा रहे थे, गवाह अपना एविडेंस देने अदालतों में नहीं आ रहे थे। और वो लोग जब अदालतों में आना शुरू किए, कांग्रेस की सरकारों ने उसको कैसे रोक करके रखा था। आप पंजाब का उदाहरण देखेंगे, पंजाब में एक फर्जी मुकदमा मुख्तार अंसारी के ऊपर दाखिल कराया गया और उस फर्जी मुकदमे के आधार पर 3-4 सालों तक, चूंकि वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ 3-4 सालों तक सरकार के खर्चे से उनको रोक करके रखा वहाँ पर और उनके खिलाफ ट्रायल नहीं होने दिया। परंतु जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार आई तो जो भी कानून व्यवस्थाएं पटरी के बाहर थी वह कानून व्यवस्थाएं पटरी पर आई, एविडेंसेस शुरू हुए और उसके बाद जो अपराध जिसके ऊपर था वह साबित हुए। कई मुकदमों में उनको कारावास हुआ, आजीवन कारावास हुआ। और मैं एक बात और आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि ये इनमें से कोई मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं दर्ज हुआ। ये सारे मुकदमे उनके ऊपर
जो दर्ज थे वो पोटा में भी बंद थे। जब टेररिस्ट का, आतंकवादियों का कानून था, सैलेम सिंह ने उनके खिलाफ जब मशीन गन की बरामदगी कराई, भारत में पहली मशीन बरामदगी थी, वो भी एक FIR था। कृष्णानंद राय की हत्या हुई और उनको किस तरह से ब्रूटली मारा गया था और उनको मारने के बाद किस तरह से धार्मिक संप्रभुता का ऐलान किया गया था, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से इस देश में चल रही थी, इस प्रदेश में चल रही थी। पूरा माफिया राज था, अराजक तत्वों का राज था, माफिया सरकार चलाने का काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो काम किया है उसकी उनको कानून सजा दे रहा था। तो